हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज से ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम वायुमंडल की एक चैप्टर का अध्ययन कर चुके हैं और इस एक चैप्टर में हमने पढ़ा क्या, वायुमंडल है क्या, वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ, वायुमंडल की संरचना कैसे हुई। संरचना में वायुमंडल की विभिन्न परतों का भी हमने अध्ययन किया, उन परतों की विशेषताओं का भी अध्ययन किया गया। अब वायुमंडल का दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यही टॉपिक जो है जलवायु को भी प्रभावित कर रहा है, यही टॉपिक वनस्पतियों को भी प्रभावित कर रहा है, वर्षा को भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी और इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे और देखते हैं यह टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है सूर्य तप। सूर्य तप, इसी को हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, सूर्य तप या इसी को हम क्या कहते हैं, इंसोलेशन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक मैं काम कर रहा हूँ और काम यह है कि क्लासेज लंबी ना हो, बोरिंग ना हो, इसलिए क्लासेस छोटी बनाई जा रही हैं और छोटी इसलिए बनाई जा रही हैं ताकि कम से कम समय में अधिक कंटेंट दिए जा सके। इसके लिए मैं पहले ही ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ और फिर उससे जो है आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सूर्य तप, जिसको क्या करें, इंसोलेशन कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा है उसी को हम क्या कहते हैं, सूर्य तप के नाम से जानते हैं। देखते हैं क्या क्या चीज़ों पे इसमें हम चर्चा किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य के अलावा और कोई ऐसा स्रोत नहीं है जो क्या कर सके, ऊष्मा प्रदान कर सके। किसको, वायुमंडल को तथा हमारी पृथ्वी को। तथा पृथ्वी पर जो भी जीवित जीव हैं उन जीवित जीवों के लिए भी ऊर्जा देने का काम सूर्य ही करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि संपूर्ण इस जगत के लिए, चाहे स्थल मंडल की बात करें, जैव मंडल की बात करें, वायुमंडल की बात करें, जल मंडल की बात करें, ठीक है, या तो पूरे इस सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो सबके लिए ऊष्मा का या ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा। सूर्य के अलावा और कोई ऊष्मा का प्रधान स्रोत नहीं है। तो पहला चीज़ तो यही हो गया कि सूर्य तप में तापमान का या ऊष्मा का या ऊर्जा का प्रधान स्रोत कौन होगा, सूर्य होगा। उसके बाद बात करते हैं सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो होती है वह सौरिक विकिरण के रूप में आती है। जो सूर्य से ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वह तरंगों के रूप में आती है, लहरों के रूप में आती है। और लहरों में विशेष रूप से कौन सी लहर होगी, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है लघु तरंगों के रूप में आती है। किस रूप में आती है, लघु तरंगों के रूप में आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूर्य तप कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर लघु तरंग किसे कहते हैं और दीर्घ तरंग किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए एक छोटा सा फिजिक्स का एक डायग्राम बना रहा हूँ, शायद आप जानते हो। इधर यदि जाएंगे तो माइनस में टेम्परेचर मिलेगा, इधर यदि जाते हैं तो प्लस में, क्योंकि ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से एक तरंग उत्पन्न होती है ऐसे और ऐसे चलती है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है शीर्ष और इसको नाम दिया जाता है गर्त। ठीक है, उसको ऊपर वाले को शीर्ष और नीचे वाले को गर्त। पुनः इसको क्या नाम दिया जाएगा, शीर्ष नाम दिया जाएगा। इसको पुनः क्या नाम दिया जाएगा, शीर्ष। अब देखते हैं दो शीर्षों या दो गर्तों के मध्य की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं या वेवलेंथ कहते हैं और इसी से हम अनुमान लगाते हैं कि यह तरंग लंबी है कि छोटी है। पहली चीज़ तो यह होगी। दूसरी चीज़ देखते हैं, दूसरा फिगर यहाँ पे हम बना रहे हैं रेड पेन से और यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, यहाँ पे इस तरह की संरचना बन रही है। अब देखिए, तो यहाँ पे भी यह शीर्ष होगा, यहाँ पे यह गर्त होगा, यहाँ पे यह शीर्ष होगा, यहाँ पे यह गर्त होगा। तो अब देखेंगे दो शीर्षों तथा दो गर्तों के मध्य की जो दूरी होगी, यह दूरी यह छोटी है। तो दो शीर्षों या दो गर्तों के मध्य की दूरी यदि ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ तरंग कहेंगे। और दो शीर्षों तथा दो गर्तों के मध्य की दूरी कम है तो उसे हम क्या कहेंगे, लघु तरंग कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान देंगे, जिस वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा उससे निकलने वाली तरंगें उतनी छोटी होंगी।
ठीक है। जिस वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा उससे निकलने वाली तरंगे उतनी ही छोटी होंगी। अब यहाँ पे देखते हैं, यह यदि इसको हम मान लें तो यह क्या हो जाएगा, सौरिक विकिरण हो जाएगा, सौरिक विकिरण हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं पार्थिव विकिरण। इसको हम क्या कह सकते हैं, पार्थिव विकिरण। मतलब देखते हैं कि पृथ्वी की तुलना में सूर्य का तापमान अधिक है, इसलिए सूर्य से आने वाली तरंगें पृथ्वी की तुलना में कैसी हैं, छोटी, ठीक है। इसलिए सूर्य से आने वाली तरंगें पृथ्वी से निकलने वाली तरंगों की अपेक्षा कैसी हैं, छोटी। अच्छा, पृथ्वी का तापमान कम है, इसलिए पृथ्वी से निकलने वाली तरंगें सूर्य से निकलने वाली तरंगों की अपेक्षा बड़ी हैं, ठीक है। तो इस तरह से तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ मापा जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं सूर्य से आने वाली उष्मा सौरिक विकिरण या लघु तरंगों के रूप में आती हैं, जिसे सूर्यातप कहते हैं। और लघु तरंगों में आने का प्रमुख कारण क्या है, इसका यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कारण इसका क्या होगा, कारण, तो कारण में क्या होगा, सूर्य अधिक क्या है, गर्म है। और जब सूर्य अधिक गर्म है तो उसी के कारण यहाँ से निकलने वाली तरंगें कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। अब यदि हम बात करते हैं आगे, तो सूर्य पृथ्वी से इतना अधिक दूर ही पर स्थित है कि सूर्य से जितनी भी ऊष्मा निकलती है उसका 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी को प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है सौरिक ऊर्जा का 1/2 अरबवां भाग ही पृथ्वी तक पहुँच पाता है, अर्थात सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा का कितना प्रतिशत भाग हमारे पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो 1/2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। उसके बाद यदि चलते हैं तो पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का वायुमंडल का ऊपरी जो सतह है, जो हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो वायुमंडल है, तो उस वायुमंडल का ऊपरी सतह वह कितनी ऊष्मा प्रति मिनट प्राप्त करता है, तो यहाँ पे यह देखेंगे यह ऊष्मा कितनी होती है, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। मतलब क्या, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्र पर 1 मिनट में 1.94 कैलोरी ऊष्मा कौन प्राप्त करता है, हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है, या हमारा वायुमंडल प्राप्त करता है, ऊष्मा प्राप्त करती है। इस स्थिति को सौर स्थिरांक कहते हैं। यही जो स्थिति होती है, जो 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक कहते हैं। मतलब सूर्य से ऊष्मा जितनी आनी चाहिए उतनी आ रही है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों यदि हम आगे चलते हैं तो इसे लैंजली में व्यक्त करते हैं। पूछा जाता है कि इसे किस में व्यक्त करते हैं, तो इसमें लैंजली में भी व्यक्त किया जाता है। जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इसको लैंजली में भी व्यक्त करने का काम किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सूर्य से निकलने वाली सौरिक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। सूर्य से जो निकलने वाली ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है, फोटान के नाम से। चाहे पूछ दिया जाए फोटान क्या है, तो फोटान सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा होती है, या सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा को ही हम किस नाम से जानते हैं, फोटान के नाम से जानते हैं। उसके बाद अब देखेंगे कुछ शब्दावली, लेकिन उस शब्दावली से पहले हम देखेंगे यह सूर्य की संरचना है, और सूर्य की संरचना को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक आंतरिक संरचना, एक बाह्य संरचना। तो आंतरिक संरचना इसके अंदर है, हम बाह्य संरचना की सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। बाह्य संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला फोटोस्फीयर जो सबसे अंदर होता है, दूसरा क्रोमोस्फीयर जो फोटोस्फीयर के बाहर होता है, और तीसरा कोरोना होता है जो सूर्य का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक है। तो यह 3 भाग हो गए। अब इन 3 भागों के आधार पर यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ हैं, उन शब्दावलियों की हम चर्चा करते हैं। शब्दावली विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पहला शब्दावली में देखिए, कह रहे हैं कि ग्रैन्यूल किसे कहते हैं, ग्रैन्यूल। तो ग्रैन्यूल क्या होता है, देखिए फोटोस्फीयर की सतह पर असंख्य प्रकाशित छिद्र होते हैं। तो यह क्या है, आपका फोटोस्फीयर है ना, तो इस फोटोस्फीयर पे असंख्य प्रकाशित छिद्र होंगे, ठीक है, असंख्य प्रकाशित छिद्र हैं। तो यही छिद्र क्या कहलाते हैं, जो ये छिद्र हैं यही छिद्र कहलाते हैं ग्रैन्यूल, ठीक है। ये जो असंख्य प्रकाशित छिद्र होते हैं कहाँ पे, फोटोस्फीयर में, उसी
छिद्रों को किस नाम से जाना जाता है? ग्रेन्यूल के नाम से जाना जाता है, जहां से क्या होती है? प्रकाश निकलता रहता है। उसके बाद यदि बात करते हैं तो अगला आता है सौर कलंक। सौर कलंक की घटना पे हम चर्चा करते हैं तो लगभग 11 वर्ष के अंतराल पे सूर्य के फोटोस्फीयर का कुछ हिस्सा या कुछ हिस्से का तापमान गिर जाता है। जैसे सूर्य का फोटोस्फीयर जो है, प्रकाश मंडल जो है, उस प्रकाश मंडल के तापमान के बारे में बताया जाता है कि लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान है। और जब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो लगभग हर 11 वर्ष के अंतराल पे, ठीक है, क्या होता है? उस फोटोस्फीयर का तापमान जो 6000 डिग्री था वह गिर करके कितना हो जाता है? लगभग 4500, मतलब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है। तो जब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है तो पूरे फोटोस्फीयर में यह स्थिति नहीं होती है। कुछ हिस्सों में, कहीं पे मान लीजिए तापमान कम हो गया, कहीं पे बरकरार है, कहीं पे तापमान कम हो गया, कहीं पे बरकरार है। तो जब फोटोस्फीयर में इस तरह की स्थिति आती है लगभग 11 वर्ष के अंतराल पे, जहाँ का तापमान और निकटवर्ती क्षेत्रों से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है, तो उसी को सौर कलंक के नाम से जानते हैं, या उसी को सौरिक धब्बा। जैसे मान लेते हैं यह आपका फोटोस्फीयर है, तो इस फोटोस्फीयर में जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह की स्थिति आ गई, तो इसी को क्या कहते हैं? हम सौर कलंक कहते हैं, ठीक है। इसी को सौर कलंक के नाम से जानते हैं। जैसे फोटोस्फीयर के तापमान में क्या हो रही है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हो रही है, अर्थात वो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जा रहा है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? सौर कलंक के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे सौर कलंक लिखा गया है। फोटोस्फीयर के शीतल काले धब्बे को सौर कलंक कहते हैं। तो जब यहाँ का तापमान गिर जाएगा अन्य क्षेत्रों की तुलना में, तो अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह काला दिखाई देगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। यह घटना लगभग 11 साल पे दिखाई देती है। उसके बाद फैकुला की बात करते हैं। फैकुला क्या होता है? तो फैकुला की बात करते हैं तो फैकुला में कह रहे हैं कि फोटोस्फीयर के तप्त व प्रकाशित भाग को हम फैकुला कहते हैं। तो इसकी तुलना में देखेंगे, इसकी तुलना में यह भाग जो है तप्त है, यह भाग तप्त है, ठीक है। यह भाग क्या है? तप्त है, मतलब यह क्या होगा? प्रकाशित होगा, तो इसी को हम फैकुला बोलेंगे। फैकुला कहने का मतलब यह है कि जब सौर कलंक की घटना देखी जाती है तो जिस स्थान के तापमान में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी देखी जा रही है वह स्थान सौर कलंक के नाम से जाना जाता है, और उसके आसपास का क्षेत्र जहां का तापमान नहीं गिरा, जहां का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड बरकरार है, उस भाग को फैकुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो स्पष्ट हो गया होगा, जो काले धब्बे हैं इसको सौर कलंक, और जो लाल प्रकाशित भाग है उसी को क्या कह रहे हैं? फैकुला के नाम से जानते हैं। उसके बाद सौरिक पवनों की बात करते हैं। सौरिक पवन, तो सौरिक पवनों में देखिए क्या करें? फोटोस्फीयर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन, फोटोस्फीयर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की धारा जो क्रोमोस्फीयर तथा कोरोना में प्रकाशित होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम सौरिक पवनें कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन और हीलियम का डिफ्यूजन होता है। जो सूर्य चूंकि विशेष रूप से देखा जाए तो हाइड्रोजन से बना है, हाइड्रोजन का डिफ्यूजन होता है किसमें? हीलियम में, और हीलियम में डिफ्यूजन होता है तो वहीं से क्या होता है? ऊष्मा निकलने का काम करती है। चूंकि यह पृथ्वी के सूर्य के आंतरिक भाग में होता है, तो सूर्य के आंतरिक भाग में जब होगा तो वहां से निकल करके आएगा फोटोस्फीयर में, फोटोस्फीयर से कहाँ पे आएगा? क्रोमोस्फीयर में, और क्रोमोस्फीयर से कहाँ पे जाएगा? कोरोना में जाएगा, ठीक है। तो जो यही वाला भाग दिखाई देता है, अंतर का तो भाग दिखाई नहीं देता है। तो जब यहाँ से हाइड्रोजन का डिफ्यूजन होकर के हीलियम के रूप में कन्वर्ट होकर के यहाँ से निकलता है, तो वह किसके रूप में? पवन के रूप में चलता है। तो फोटोस्फीयर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की धारा जो होती है, जो आधी या तूफान होती है, उसी धारा को हम जब क्रोमोस्फीयर में और कोरोना में जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सौरिक पवन के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ से हम देखें, यहाँ से कुछ ऐसे चलते हैं, ऐसे धारा निकल रही है, ऐसे धारा निकल रही है, तो इसी को किस नाम से जानते हैं? इसी को कहते हैं सौरिक, इसी को सौरिक पवन के नाम से जाना जाता है। सौरिक पवन के नाम से जाना जा रहा है, जो फोटोस्फीयर से तो निकलता है लेकिन क्रोमोस्फीयर और कोरोना में दिखाई देता है। और अंतिम शब्दावली की यदि हम बात करते हैं तो अंतिम शब्दावली में क्या है? सौरिक ज्वाला। तो कभी कभी क्या होता है? गैसों में अचानक विस्फोट होता है। तो जो ये फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर से कभी कभी गैसें क्या होती हैं? अचानक तीव्र दहन के साथ जो है बाहर की तरफ आती हैं। तो जब अचानक तीव्र दहन के साथ बाहर को आती हैं, मतलब उसमें विस्फोट होता है, तो उस स्थिति को सौरिक ज्वाला
ज्वाला या सोलर फ्लेम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कभी कभी गैसों में अचानक विस्फोट की स्थिति आती है, तेजी से लपटें बाहर निकलती हैं, तो उसी को हम सोलर फ्लेम या इसी को सौरिक ज्वाला के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा यही तक का टॉपिक रहेगा और कल की क्लास में जो हम पढ़ने का काम करेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक, और फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे पृथ्वी की ऊष्मा बजट, और इस तरह से सूर्यातप आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।